तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 2 यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पिछले वीडियो में हमने बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और यूनिट 1 कवर किया था जो था जिसका नाम था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स देखी थी, यानी कि उसकी मीनिंग, डिफिनेशन और उसके प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें देखी थी हमने यूनिट 1 में। तो उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 देखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट 2 यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। तो जनरली कम्युनिकेशन को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी कि कम्युनिकेशन के जनरली दो टाइप्स होते हैं, ओरल और रिटेन। तो जो आपका चैप्टर यूनिट 2 है इसमें हम लोग सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन देखेंगे और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो चैप्टर 3 में आपका है। तो चलिए ओरल कम्युनिकेशन को समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशंस, आइडियाज और इमोशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि एक पर्सन ये है, एक दूसरा पर्सन है, तो इससे कुछ इन्फॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज इसके जो होंगे इसके इसके यहाँ तक पहुँचाने को ही हम लोग कम्युनिकेशन बोलते थे। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ओरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि एक यहाँ पे कंडीशन आ गई है, जो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होनी चाहिए, वर्बली होनी चाहिए। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन पहले कम्युनिकेशन में ट्रांसफ़र हो रही थी, ओरल कम्युनिकेशन में उसी ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन को हम लोग बोलकर ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि वर्बली बोलकर उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो तो इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर कोई आइडिया या फिर इमोशन, जैसा कि हमने कम्युनिकेशन वाले वीडियो में भी देखा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर आइडिया या फिर इमोशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वैसे ही ओरल कम्युनिकेशन में वही चीज़ सेम हो रही है, लेकिन मीडियम क्या है, वर्बली, यानी कि बोलकर वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसे हम ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ओरल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वर्बली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और इमोशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस होती हैं जो बच्चे अक्सर भूल जाया करते हैं। इट इज़ एन इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि एक इंटरेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इंटरेक्टिव मतलब कि रिसीवर और सेंडर दोनों एक साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। डेट इन्वॉल्व्स स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखी हुई है। यानी कि स्पीकिंग, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा व्यक्ति सुनता है, और दूसरा व्यक्ति बोलता है तो पहला व्यक्ति सुनता है। यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। मेकिंग इट सूटेबल फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड पर्सनल इंगेजमेंट, यानी कि फीडबैक आपको इमीडिएट मिलता है। फीडबैक के बारे में हमने चैप्टर 1 में डिटेल में समझा था क्या होता है। जो सेंडर जब मैसेज भेजता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है रिसीवर तक, तो रिसीवर कुछ फीडबैक देता है कि हमको मैसेज हाँ समझ में आ गया। उसका रिस्पॉन्स जो होता है उस मैसेज का, उसे हम फीडबैक बोलते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक जो होता है इमीडिएट मिलता है, यानी कि तुरंत मिल जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन इसे दिया है, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट या इमोशन कुछ भी, तो ये अपना रिस्पॉन्स तुरंत दे देगा। इमीडिएट फीडबैक इसमें होता है, किसमें, ओरल कम्युनिकेशन में। मेकिंग इट सूटेबल फॉर इमीडिएट फीडबैक एंड पर्सनल इंगेजमेंट, यानी कि इंगेजमेंट हो जाता है। इंगेजमेंट यानी कि दोनों के बीच सामंजस्य होता है बात करने का, एक दूसरे से एक साथ बात करते हैं लोग। ये सारी चीज़ें होती हैं मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की। इसके बाद है नेचर एंड स्कोप। तो नेचर एंड स्कोप देखेंगे हम ओरल कम्युनिकेशन का। सबसे पहले नेचर देखते हैं, नेचर कैसा है उसका। ओरल कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट। तो जैसा कि आप लोग जान ही चुके होंगे कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। डायरेक्ट एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ भी करता है उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस, यानी कि तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचती है रिसीवर तक, ये स्पॉन्टेनियस का मतलब हुआ। एंड ऑफन इनफॉर्मल, यानी कि इनफॉर्मल का मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, कोई तरीका नहीं होता इसमें। जनरली ऑफन लिखा हो अक्सर, यानी कि अक्सर इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट, स्पॉन्टेनियस एंड ऑफन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, फॉर्मल आप समझते होंगे। फॉर्मल यानी कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है, फॉर्मल चीज़ें होती हैं। इनफॉर्मल यानी कि
बिना रूल्स एंड रेगुलेशन की चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं। तो वही बात कही जा रही है, ओरल कम्युनिकेशन ऑफ एन इनफॉर्मल, यानी कि इसमें ज़्यादातर अक्सर यही देखा जाता है कि इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता, जैसे आ जाए वैसे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। दूसरी इसके बाद क्या है, इट अलाउज फॉर पर्सनल इंटरेक्शन एंड इमीडिएट क्लैरिफिकेशन। इट अलाउ पर्सनल इंटरेक्शन एंड इमीडिएट क्लैरिफिकेशन, यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन को ये अलाउ करता है और इमीडिएट क्लैरिफिकेशन भी मिल जाता है। जो बात सेंडर जो बात रिसीवर से कह रहा है उसका क्लैरिफिकेशन इमीडिएट मिल जाता है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर जो व्यक्ति बोल रहा है उसके ये सारी चीज़ें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं ओरल कम्युनिकेशन में, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन का वो भी कहीं ना कहीं हिस्सा हो जाती हैं फेशियल एक्सप्रेशन और जेस्चर्स। इसके बाद है स्कोप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो इसका स्कोप काफ़ी वाइड है। इट इज़ वाइडली यूज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, सोशल इंटरेक्शन, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि इसका स्कोप काफ़ी वाइड है, यानी कि बहुत दूर तक फैला हुआ है। बिजनेस इन्वायरमेंट्स में भी ओरल कम्युनिकेशन का यूज होता है। सोशल इंटरेक्शन, यानी कि समाज में लोग कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ओरल कम्युनिकेशन में। मीटिंग्स में भी ओरल कम्युनिकेशन यूज होता है। कॉन्फ्रेंस में ओरल कम्युनिकेशन यूज होता है। पब्लिक स्पीकिंग में भी ओरल कम्युनिकेशन यूज होता है। तो जहाँ जहाँ स्पीकिंग शब्द आ गया वहाँ वहाँ तो ओरल कम्युनिकेशन यूज होगा ही। स्पीकिंग का मतलब ही हुआ बोलना और बोलने का मतलब ही हुआ ओरल कम्युनिकेशन। Oral communication is important in building relationship, discussing plans, resolving conflicts and making decision। तो ये सारी चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही अचीव की जा सकती हैं। रिलेशनशिप बनाना, प्लान को डिस्कस करना, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मेकिंग डिसीजन, तो ये सारी चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स यानी किसी विवाद को रिजॉल्व करना, यानी कि सॉल्व करना, उसे दूर करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, ये सारी चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकती है। तो ये है स्कोप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो हमने मीनिंग, नेचर और स्कोप देख लिया है ओरल कम्युनिकेशन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल यहाँ पे है क्लैरिटी। द स्पीकर शुड कम्युनिकेट आइडियाज इन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड कॉन्साइज सेंटेंसेस। तो सबसे पहला तो प्रिंसिपल यही है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्पीकर शुड कम्युनिकेट आइडियाज, या स्पीकर यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसे स्पीकर बोला जा रहा है। शुड कम्युनिकेट आइडियाज, तो कम्युनिकेशन में आइडियाज, इंफॉर्मेशन, यही सारी चीज़ें तो वही जाती है, तो वही चीज़ लिखी हुई है। स्पीकर शुड कम्युनिकेट आइडियाज इन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर, यानी कि जो बात कम्युनिकेट कर रहा है, बोल रहा है, वो क्लियर होनी चाहिए और समझ में आने लायक होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल मैनर यानी कि वो समझ में आनी चाहिए जो व्यक्ति सुन रहा है उसे, और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए और कॉन्साइज सेंटेंसेस का यूज करना चाहिए, ताकि रिसीवर को, यानी कि रिसीवर कर सकते हैं या लिसनर कर सकते हैं, सुन रहा है इसमें ना, तो लिसनर कहेंगे तो ज़्यादा सही पड़ेगा। तो जो लिसनर है उसे सिंपल लैंग्वेज में आप जब कोई बात बोलेंगे तो इजीली समझ में आएगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी, यानी कि लिसनर को इजीली समझ में आ जाए इस तरह से आप बोलिए, क्लियर बोलिए, समझने लायक शब्दों में बोलिए और सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। तो यह पहला इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन का ब्रेविटी। तो ब्रीविटी वर्ड जो है ब्रीफ शब्द से निकला है। ब्रीफ यानी कि छोटा, शॉर्ट। तो इसमें क्या कहता है, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स दैट कुड कंफ्यूज द लिसनर, यानी कि आप जो बात बोल रहे हैं उसको टू द पॉइंट बोलिए, फालतू की चीज़ें अवॉइड करिए, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, उसमें कोई फालतू की चीज़ों को मत जोड़िए जो कि जिसका कोई अर्थ नहीं है आपकी बातों से। तो उन वो बातें, फालतू की चीज़ें लिसनर, यानी कि देखिए लिसनर आ गया वर्ड, जो व्यक्ति सुन रहा है उसको कंफ्यूज कर सकती हैं आपकी जो एक्चुअल बात को समझाना चाहते हैं उसे। तो फालतू की चीज़ों को अवॉइड करिए और अपने पॉइंट से टू द पॉइंट रहिए, यानी कि जो बात करना चाहते हैं उसी पॉइंट पे बने रहिए। और शॉर्ट में, ब्रीफ में, यानी कि ब्रीफ करिए उसको, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको मत बताइए, जो बात है उसको बात को बताइए। तो ब्रेविटी का मतलब यही हुआ।
ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स दैट कुड कंफ्यूज द लिसनर। तो ये दूसरा इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है, ब्रेविटी। तीसरा प्रिंसिपल है इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन का, कॉन्फिडेंस। स्पीक विथ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्विक्शन टू मेंटेन द लिसनर इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्पीकर के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो जब कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है तो सुनने वाले को भी इंटरेस्ट आता है सुनने में, और क्या कर सकते हैं, और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। वही चीज़ लिखी हुई है, ट्रस्ट। यानी कि जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो जो व्यक्ति सुनते हैं उनको सुनने में भी इंटरेस्ट आता है और आपकी बातों पे भी विश्वास करने लगते हैं जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़रूरी है इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद है एंगेजमेंट। एक्टिवली इन्वॉल्व्स द लिसनर बाय मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड इनकरेजिंग फीडबैक। तो एंगेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए। तो एंगेजमेंट मतलब क्या हुआ, लिसनर से आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, यानी कि उसे इंगेज हो जाइए ताकि उसे फीडबैक के लिए इंकरेजमेंट हो। लिसनर जो सुन रहा है, आप जब बोल रहे हैं तो लिसनर जो सुन रहा है उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करना पड़ता है आपको, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होता है ओरल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि फीडबैक इंकरेज करता है, इंकरेजिंग फीडबैक। यानी कि जब आप उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं तो लिसनर भी आपको कुछ फीडबैक देता है आपकी बातों का। तो एंगेजमेंट काफ़ी जरूरी है लिसनर से, जो व्यक्ति सुन रहे हैं उसे। एक्टिवली इन्वॉल्व्स द लिसनर बाय मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड इंकरेजिंग फीडबैक। इसके बाद है अप्रोप्रिएट टोन। एडजस्ट द टोन एंड स्टाइल ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड ऑडियंस। यानी सिचुएशन और ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी टोन और स्टाइल को एडजस्ट करना चाहिए। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी टोन और स्टाइल को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खुश वाली बुरी खबर में आप हंस के कोई चीज़ बता रहे हैं या हंसने वाली जगह पे रो के बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। आपके टोन, बोलने का तरीका और स्टाइल सिचुएशन और ऑडियंस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग स्पीकिंग स्पीचेस। इसके बाद है फीडबैक। इंकरेज एंड रिस्पॉन्ड टू फीडबैक फ्रॉम द लिसनर टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो आपको लिसनर से फीडबैक भी लेना बहुत ज़रूरी होता है जब आप कुछ बोल रहे हैं, तो ताकि आपको ये इंश्योर हो सके कि आपके जो लिसनर, जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग आपकी बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि नहीं, कोई चुपचाप बैठ के ऐसे ही बैठा तो नहीं है, आपकी बातें सुन रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें कैसे इंश्योर होंगी, जब आप उन लोगों से फीडबैक लेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं। लिसनर से फीडबैक लेना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो लोग आपकी बात समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि आपकी बातों में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, यानी कि आपकी बातें सुन रहे हैं लगातार एक्टिवली। लास्ट है नॉन वर्बल क्यूज। यूज अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू रीइंफोर्स द स्पोकन मैसेज। यानी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल करना है वर्बल ओरल कम्युनिकेशन के साथ, गेस्चर्स का भी यूज करना है और फेशियल एक्सप्रेशंस का भी यूज करना है, ताकि आपकी स्पोकन जो मैसेज है और इफेक्टिव बने। तो नॉन वर्बल क्यूज, यानी कि वर्बल यानी कि जो आप बोल रहे हैं तो ठीक है, नॉन वर्बल यानी कि ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ओरल कम्युनिकेशन में। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज यानी कि अपने बॉडी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं ड्यूरिंग, जब आप बोल रहे होंगे तो अपने हाथों को कैसे इधर से उधर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं बहुत जब आप कुछ बोल रहे होते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़रूरी होते हैं, इनको अप्रोप्रिएट मेंटेन करना पड़ता है आपको। तो ये थे इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए ये सारी प्रिंसिपल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव स्पीच। स्पीच जैसा कि आप लोग जानते होंगे, स्पीच भाषण जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं इफेक्टिव, ताकि आपकी स्पीच इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले टेक्निक यहाँ पे है प्रिपरेशन।
ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड प्रिपेयर वेल बिफोर स्पीकिंग, आउटलाइन की पॉइंट्स टू स्टे फोकस। तो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करिए, यानी कि जो आप बोलना चाहते हैं अपनी स्पीच में उसे आप पहले ही ऑर्गेनाइज कर लीजिए बिफोर स्पीकिंग, यानी स्पीकिंग से पहले, आपकी स्पीच शुरू होने से पहले आपको सारी थॉट्स और जो जो चीज़ें आपको बोलनी है उसे ऑर्गेनाइज कर लीजिए। एंड प्रिपेयर वेल, और अच्छी तरह से उसे प्रिपेयर कर लीजिए बिफोर स्पीकिंग। आउटलाइनिंग की पॉइंट्स टू स्टे फोकस्ड, और जो की पॉइंट्स है उसे आप उसे आप पहले से आउटलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि उसके साथ आप फोकस्ड बने रहें, जो आपको जो सारी चीज़ें आपको बोलनी है। तो ये सारी प्रिपरेशन में आती हैं। तो ये सबसे पहली टेक्निक है इफेक्टिव स्पीच की, प्रिपरेशन। दूसरा है आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन क्या होता है? स्पीक क्लियरली एंड इनुसाइट वर्ड्स प्रॉपरली टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि वही वही सेम चीज़ आ गई, आपको क्लियर बोलना है, स्पीक क्लियरली एंड इनुसाइट वर्ड्स प्रॉपरली, और सारे वर्ड्स को अच्छे से बोलना है ताकि सामने वाले को, सुनने वाले को ईजिली समझ में आ सके। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं इफेक्टिव स्पीच के लिए। इनुसाइट मतलब प्रोनाउंसिएशन जैसा ये भी चीज़ होता है, कैसे आप उसका उच्चारण कर रहे हैं किसी वर्ड का। तो प्रॉपरली उसको प्रोनाउंसिएट करिए किसी वर्ड को, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है आप कोई और वर्ड बोल रहे होंगे और लिसनर जो होंगे, सुनने वाले, कोई और वर्ड समझ जाएंगे। तो यदि आप सही से उसका प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे उस वर्ड को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उसे अवॉइड करने के लिए आपको उन वर्ड को प्रॉपरली प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा, इनुसाइड्स, और क्लियर तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये था आर्टिकुलेशन टेक्निक। तो तीसरी टेक्निक है इफेक्टिव स्पीच की, पेसिंग। तो पेसिंग क्या होता है? पेसिंग का मतलब होता है स्पीड, गति। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं? मेंटेन एन अप्रोप्रिएट स्पीड वाइल स्पीकिंग, अवॉइड स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लोली। यानी कि आपको बोलते समय ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है जब आप बोल रहे होंगे वाइल स्पीकिंग। एप्रोप्रिएट स्पीड रखनी पड़ेगी आपको, ना ही तो आप ज़्यादा तेज बोलिए और ना ही ज़्यादा स्लो। ये स्पीड और गति की बात हो रही है, लाउडनेस की बात नहीं हो रही अभी। ज़्यादा आप तेज यानी कि ज़्यादा फास्ट नहीं बोलिए और ज़्यादा स्लो भी ना बोलिए। आपको एप्रोप्रिएट स्पीड को मेंटेन करके चलना है जब आप बोल रहे होंगे। तो पेसिंग काफ़ी ज़रूरी टेक्निक है इफेक्टिव स्पीच की। चौथी टेक्निक है इफेक्टिव स्पीच की, वॉइड मॉड्यूलेशन। Vary the tone, pitch, the volume, emphasize key points and keep the audience engaged। तो वर्ड मॉड्यूलेशन में क्या है? टोन आप समय अकॉर्डिंग सिचुएशन के साथ बदलते रहिए, पिच, ये सारी चीज़ें, और वॉल्यूम टू एम्फेसाइज द की पॉइंट्स एंड कीप द ऑडियंस इंगेज्ड। यानी कि कुछ की पॉइंट्स पे आप वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं ताकि उस पर एम्फेसाइज ज़्यादा जोर पड़े, जिससे ऑडियंस इंगेज रहे आपकी बातों में। तो वर्ड मॉड्यूलेशन में यही सारी चीज़ें हैं। टोन और पिच को आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहना है, और वॉल्यूम को भी, वॉल्यूम यानी वही लाउडनेस जो आप यहाँ पे समझ रहे थे फास्ट वाले में। तो फास्ट में यहाँ पे स्पीड की बात हो रही थी, वॉल्यूम यहाँ पे लाउडनेस की बात हो रही है। तो लाउडनेस टू एम्फेसाइज की पॉइंट्स, यानी की पॉइंट्स पे आप थोड़े लाउड और तेज हो सकते हैं। एंड कीप द ऑडियंस इंगेज, ताकि आपकी ऑडियंस इंगेज रहे आपकी बातों में। तो ये थे चौथा टेक्निक। अब इसके बाद पांचवी टेक्निक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ऑडियंस अवेयरनेस। टेलर योर मैसेज टू सूट द ऑडियंस नीड्स, इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
और हमेशा याद रखें कि आपका मैसेज ऑडियंस के नीड्स और अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से होना चाहिए। ऑडियंस की बैकग्राउंड और इंटरेस्ट को समझ के ही अपने मैसेज को डिलीवर करें। इससे आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा और मैसेज भी ऑडियंस को अच्छे से समझ आएगा। यानी कि आपको ऑडियंस को लेके चलना है, यानी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को रखना है और लैंग्वेज को भी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है और उनकी नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि जैसी ऑडियंस वैसा आपकी स्पीच, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑडियंस अवेयरनेस में। और लास्ट है पाउजिंग। तो पाउजिंग क्या होता है? यूज पाउज इफेक्टिवली टू एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड गिव द ऑडियंस टाइम टू एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशन। ये टेक्निक आपके पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। थोड़ा रुक कर बोलने से आपका मैसेज ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाता है और ऑडियंस को इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिलता है। तो इफेक्टिव पॉज को अपनी स्पीच में ज़रूर इंक्लूड करें। यानी कि आप जगह जगह पे आप पॉज ले सकते हैं, रुक सकते हैं अपनी स्पीकिंग से, ताकि ऑडियंस आपकी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि समझ सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके। एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा रुक सकते हैं और रुकना भी चाहिए आपको इफेक्टिव स्पीच के लिए। तो ये थी टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच, जिसमें हमने कुछ टेक्निक्स देखी। टोटल 6 टेक्निक्स हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन, यानी कि अपनी स्पीच को पहले प्रिपेयर करिए। यानी कि आप स्पीच में थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, यही सारी चीज़ें बोलते हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज करिए और प्रिपेयर करिए अच्छे से बिफोर स्पीकिंग। दूसरे टेक्निक है आर्टिकुलेशन, यानी कि क्लियर बोलिए। जब आप बोलना शुरू करें तो क्लियर बोलिए और सारे वर्ड्स का उच्चारण प्रॉपरली करिए, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सारे वर्ड्स का अच्छे से करिए ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो लिसनर के बीच में। तीसरा पेसिंग है, यानी कि अपनी स्पीड को मेंटेन करिए। ज़्यादा तेज और ज़्यादा स्लो भी ना बोलना है, आपको मेंटेन करके चलना है एक एवरेज स्पीड में, ताकि ईजिली सबको समझ में आ सके। इसके बाद था वर्ड मॉड्यूलेशन, यानी कि आपको टोन, स्पीच, ये सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। और वॉल्यूम टू एम्फेसाइज की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स में आपको थोड़ा सा वॉल्यूम को एम्फेसाइज करना है। कीप द ऑडियंस इंगेज, ताकि आपकी ऑडियंस इंगेज रहे। इसके बाद था ऑडियंस अवेयरनेस, यानी कि ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ऑडियंस की नीड्स, इंटरेस्ट और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी स्पीच को रखें, अपने मैसेज को उसी के अकॉर्डिंग रखें ताकि इजीली समझ में आ सके ऑडियंस को। पाउजिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है आपकी इफेक्टिव स्पीच में। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आप थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं ताकि ऑडियंस को थोड़ा टाइम मिले और वो सारी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकें। तो ये थी टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव स्पीच। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन को चलिए समझते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आज के वीडियो में तो सबसे पहला मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे है फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन का तरीका है जिसमें आप सीधे सामने वाले से बात करते हैं और इमीडिएट फीडबैक मिलता है। नॉन वर्बल क्यू जैसे बॉडी लैंग्वेजेस और फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन में। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन दैट अलाउज फॉर द इमीडिएट फीडबैक एंड इंटरप्रिटेशन फॉर नॉन वर्बल क्यूज। दूसरा मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है टेली कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स कंडक्टेड थ्रू टेली कम्युनिकेशन where participants engage in discussion remotely। तो जब दूर दूर के लोग एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू एक ही मीटिंग में शामिल होते हैं तो इसे हम टेलीकॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसका यूज़ रिमोट कम्युनिकेशन में होता है, स्पेशली जब लोग फिजिकली मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो हम लोग टेलीकॉन्फ्रेंस का यूज़ करते हैं ताकि दूर दूर से लोग इस मीटिंग में ज्वाइन हो सकें और पार्टिसिपेट कर सकें। तीसरा मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इवेंट्स वेयर स्पोक पर्सन एड्रेस द मीडिया एंड प्रोवाइड ऑफिशियल स्टेटमेंट और अपडेट्स। तो ये इवेंट्स होते हैं जहां पर स्पोक पर्सन मीडिया के सामने आके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या अपडेट देते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर गवर्नमेंट या कॉरपोरेट सेक्टर में होता है।
जैसा कि आपने देखा होगा कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तो कोई एक स्पोक पर्सन होता है, किसी कोई गवर्नमेंट पर्सन हो सकता है या फिर कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है जो कि मीडिया के सामने आके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देता है फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो उसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। यानी कि सारे मीडिया वाले होते हैं और बीच में वो स्पोक पर्सन अपनी बातें बोलते हैं, तो इसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इवेंट्स वेयर स्पोक पर्सन एड्रेस द मीडिया एंड प्रोवाइड ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और अपडेट्स, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ अपडेट्स देते हैं वो स्पोक पर्सन मीडिया के सामने, ताकि वो सारी बातें ट्रांसफ़र हो सके हर एक लोगों तक। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन, अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेयर द स्पीकर शोज और डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोडक्ट और प्रोसेस टू द ऑडियंस। तो ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वेयर स्पीकर शो और डेमोन्स्ट्रेट, वेयर द स्पीकर शोज और डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोडक्ट और प्रोसेस टू द ऑडियंस। तो ये तब यूज़ होता है जब कोई स्पीकर किसी प्रोडक्ट या प्रोसेस को प्रैक्टिकली दिखाता है या डेमोन्स्ट्रेट करता है ताकि ऑडियंस उसे प्रॉपरली समझ सके। तो डेमोन्स्ट्रेशन भी एक मीडिया ओरल कम्युनिकेशन है। अब बात करते हैं रेडियो रिकॉर्डिंग। रेडियो रिकॉर्डिंग यानी कि ऑडियो मैसेज और ब्रॉडकास्ट इंटेंडेड फॉर अ ब्रॉड ऑडियंस, टिपिकली वाया रेडियो स्टेशन, यानी कि ये भी एक मीडिया ओरल कम्युनिकेशन, मीडिया नहीं मीडियम माध्यम। तो रेडियो रिकॉर्डिंग, तो इसमें क्या होता है, ऑडियो मैसेज और ब्रॉडकास्ट इंटेंडेड फॉर अ ब्रॉड ऑडियंस, यानी कि बहुत ब्रॉड यानी कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस के लिए एक साथ रेडियो स्टेशन से हम लोग ऑडियो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो ये रेडियो रिकॉर्डिंग होता है, मीडिया ओरल कम्युनिकेशन में। डिक्टाफोन क्या है, अ वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज फॉर रिकॉर्डिंग स्पोकन मैसेजेस फॉर फ्यूचर ट्रांसक्रिप्शन और रिव्यू। तो रेडियो रिकॉर्डिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें ऑडियो मैसेज या ब्रॉडकास्ट डायरेक्टली रेडियो स्टेशन के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाते हैं। वहीं डिक्टाफोन एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो स्पोकन मैसेज को रिकॉर्ड करता है, जो बाद में ट्रांसक्राइब या रिव्यू के लिए यूज़ होता है। तो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। अब तो मोबाइल फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम आ जाता है, लेकिन पहले एक डिक्टाफोन हुआ करता था जो वॉइस को रिकॉर्ड करता था, यूज फॉर रिकॉर्डिंग स्पोकन मैसेजेस फॉर फ्यूचर ट्रांसक्रिप्शन और रिव्यू। इसके बाद मीटिंग्स, स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन और गैदरिंग वेयर इंडिविजुअल शेयर इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन। तो मीटिंग स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होते हैं, डिस्कशन होते हैं, मीटिंग्स स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होते हैं जहां इंडिविजुअल्स अपने आइडिया शेयर करते हैं और डिसीजन लेते हैं। मीटिंग्स में क्लियर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन इसेंशियल होती है। यानी कि मीटिंग क्या है, एक स्ट्रक्चरल डिस्कशन है। डिस्कशन यानी कि किसी टॉपिक पे डिस्कस करना, वो डिस्कशन कहलाता है, लेकिन मीटिंग एक स्ट्रक्चरल डिस्कशन है, स्ट्रक्चर्ड गैदरिंग वेयर इंडिविजुअल्स शेयर इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजंस। अब है र्यूमर। र्यूमर इनफॉर्मल often unverified information that spread quickly through verbal communication। तो र्यूमर को हम लोग हिंदी में अफवाहें बोलते हैं। ये इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस हमने कुछ समय पहले बताया था, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं होता है। ऑफन अनवेरिफाइड यानी कि इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं कि ये बात सच है कि नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन जिसकी सच्चाई की कोई वो गारंटी नहीं है, उसे हम र्यूमर्स बोलते हैं। डेट स्प्रेड क्विकली, जो कि बहुत जल्दी फैल जाती है थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि बोलचाल की भाषाओं से ये बहुत तेज फैलती है एक दूसरे से दूसरे व्यक्तियों में, इसे हम र्यूमर बोलते हैं। ऑफन अनवेरिफाइड, ज़्यादातर अक्सर ये देखा जाता है कि अफवाहें होती हैं या कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन ही क्विकली फैल जाती है वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उसे हम र्यूमर बोलते हैं। इसके बाद है ड्रामेटाइजेशन, कम्युनिकेटिंग मैसेज और आइडियाज थ्रू परफॉर्मेंस और रोल प्लेइंग। तो ड्रामेटाइजेशन एक ऐसा मीडियम है जिसमें रोल प्लेइंग या परफॉर्मेंस के थ्रू मैसेज डिलीवर किया जाता है। और पब्लिक एड्रेस सिस्टम दूसरा, ये इसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या है, अ साउंड एम्पलीफिकेशन सिस्टम यूज फॉर एड्रेसिंग लार्ज ऑडियंस इन पब्लिक स्पेसेस।
तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम एक साउंड एम्प्लीफिकेशन सिस्टम है जो लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए यूज होता है, जैसे पब्लिक गैदरिंग्स में। इसके बाद है ग्रेप वाइन, एन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर मैसेज आर पास थ्रू कैजुअल कन्वर्सेशन। तो ग्रेप वाइन एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क है जहां मैसेज कैसे पास होता है, कैजुअल कन्वर्सेशन से। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, कैजुअल जब बातें करते हैं तो जो बातें स्प्रेड होती हैं उसे हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं, एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क व्हेन मैसेज आर पास थ्रू द कैजुअल कन्वर्सेशन। यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो कैजुअली बातें होती हैं उससे जो बातें इधर से उधर जाती हैं उसे हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन करते हैं। ग्रेप वाइन ग्रेप से ही लिया गया है, ग्रेप जैसा अंगूर का गुच्छा देखते हैं ना, वैसे ही कम्युनिकेशन ये भी है, लोगों के बीच में ये भी कम्युनिकेशन होता है ग्रेप वाइन से। इसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, collaborative conversation where participants exchange ideas and opinion on a specific topic। तो ग्रुप डिस्कशन एक कोलैबोरेटिव कन्वर्सेशन होती है जिसमें पार्टिसिपेंट अपने आइडियाज ओपिनियन एक्सचेंज करते हैं, तो इसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं। फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जिसपे पूरा ग्रुप के पार्टिसिपेंट उस टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं, अपने आइडियाज़ और ओपिनियन को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। तो ग्रुप डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी प्लेसमेंट्स में भी काफ़ी ज़रूरी होता है। प्लेसमेंट का एक स्टेज होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें लोगों को स्टूडेंट्स को 10 या 15 लोगों को एक साथ ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स सही है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कंपनी वाले, उसमें देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं, ये सारी चीज़ें यदि आप अपनाते हैं अपने कम्युनिकेशन में तो आपकी कम्युनिकेशन ज़रूर इम्प्रूव होगी, जो कि आपको ग्रुप डिस्कशन में शॉर्ट लिस्टेड करेगी। इसके बाद है ओरल रिपोर्ट। तो ओरल रिपोर्ट क्या होती है? अ वर्बल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग टू एन ऑडियंस। तो एक वर्बल प्रेजेंटेशन है किसी इंफॉर्मेशन की, और फाइंडिंग एन ऑडियंस यानी कि ऑडियंस को फाइंड करने का एक तरीका है। एक वर्बल प्रेजेंटेशन है जिसमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर फाइंडिंग्स शेयर की जाती है। लास्ट है क्लोज सर्किट टीवी, सीसीटीवी, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस और प्रेजेंटेशन टू अ स्पेसिफिक लिमिटेड ऑडियंस। ये स्पेसिफिक लिमिटेड ऑडियंस के लिए ब्रॉडकास्टिंग का एक मीडियम है जहां मैसेज या प्रेजेंटेशन स्पेसिफिक ग्रुप तक पहुंचाया जाता है। तो ये था मीडिया ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन किस किस जरिए से ट्रैवल करता है, यानी कि अचीव होता है ओरल कम्युनिकेशन। जैसे इसमें सबसे पहले देखा था फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जिसमें दो व्यक्ति डायरेक्टली बात करते थे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन उससे करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंस, यानी कि मीटिंग्स कंडक्टेड थ्रू टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन के थ्रू जो मीटिंग्स कंडक्ट होती है जिसमें पार्टिसिपेंट्स डिस्कशन करते हैं रिमोटली, यानी कि अलग अलग जगह पर बैठ के, तो उसे टेली कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि एक स्पोक पर्सन मीडिया के सामने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और अपडेट्स देते हैं, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट या ऐसे शो कर रही है ताकि उसको ऑडियंस तक इजीली पहुंचाया जा सके, तो उसे डेमोन्स्ट्रेशन बोलेंगे। रेडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि ऑडियो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना थ्रू रेडियो डिवाइसेस। तो रेडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें लार्ज ऑडियंस को एक साथ मैसेज को भेजा जा सकता है, टिपिकली वाया रेडियो स्टेशंस। इसके बाद है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन एक डिवाइस होता है जिसमें ऑडियो को रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी होती है, यूज फॉर रिकॉर्डिंग स्पोकन मैसेजेस फॉर फ्यूचर ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद था मीटिंग। मीटिंग क्या होती है? मीटिंग में डिस्कशन होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। गैदरिंग वेयर इंडिविजुअल्स, जिसमें इंडिविजुअल्स गैदर होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और एक डिसीजन को क्रिएट करते हैं, डिसीजन मेकर करते हैं। इसके बाद था र्यूमर्स, यानी कि अफवाहें। अफवाहें अक्सर अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन को हम लोग अफवाहें बोलते हैं, इनफॉर्मल वे में ये होती हैं। ऑफन अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन दैट स्प्रेड क्विकली, और बहुत ही जल्दी फैलती हैं एक से दूसरों में, थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, बोलचाल की भाषाओं के थ्रू ये क्विकली स्प्रेड हो जाती हैं। ड्रामेटाइजेशन,
यानी कि परफॉर्मेंस और रोल प्लेइंग को हम लोग ड्रामेटाइजेशन बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग मैसेज और आइडिया थ्रू परफॉर्मेंस और रोल प्लेइंग। इसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अ साउंड एम्पलीफिकेशन सिस्टम यूज फॉर एड्रेसिंग लार्ज ऑडियंस इन पब्लिक स्पेसेस। इसके बाद था ग्रे पॉइंट, यानी कि एक इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर मैसेज आर पासेस थ्रू द कैजुअल कन्वर्सेशन, यानी कि कैजुअल कन्वर्सेशन से जो मैसेज एक दूसरे से पास हो रहा है उसे हम लोग ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बाद था ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन क्या है? कोलैबोरेटिव कन्वर्सेशन है बिटवीन मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल्स, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को और ओपिनियन को शेयर करते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के थ्रू। इसके बाद था ओरल रिपोर्ट, यानी कि वर्बल प्रेजेंटेशन ऑन इंफॉर्मेशन और फाइंडिंग एन ऑडियंस, ये था ओरल रिपोर्ट। लास्ट है क्लोज सर्किट टीवी, यानी कि सीसीटीवी, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग मैसेजेस और प्रेजेंटेशन ऑन स्पेसिफिक लिमिटेड ऑडियंस, तो ये था सीसीटीवी। तो यहाँ पे मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो आर्ट ऑफ लिसनिंग से पहले लिसनिंग क्या है ये समझते हैं। लिसनिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें लिसनर को फुली कंसंट्रेट करना पड़ता है स्पीकर पर, यानी कि लिसनर को फुली कंसंट्रेट करना पड़ता है स्पीकर पर ताकि वो अच्छे से लिसन यानी कि सुन सके। उनके वर्ड्स को समझना पड़ता है, रिस्पॉन्स करना होता है और जो भी कहा गया है उसे याद भी रखना पड़ता है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि समझ के रिएक्ट करना भी होता है लिसनिंग का मतलब। तो लिसनिंग एक आर्ट है, कला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। सुनना, तो लिसनिंग इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो लिसनिंग एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस वेयर द लिसनर मस्ट फुली कंसंट्रेट, यानी कि एक्टिव प्रोसेस है जिसमें लिसनर सुनने वाले को फुली कंसंट्रेट होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए और रिमेंबर करना चाहिए व्हाट इज़ बीइंग सेड, यानी कि जो स्पीकर के द्वारा बोला गया है उसकी बातों पे कंसंट्रेट और उसकी बातों को अंडरस्टैंड समझना चाहिए और रिस्पॉन्स करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए और बातों को याद भी करना चाहिए। तो ये होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो इसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं गुड लिसनिंग के, यानी कि कुछ सिद्धांत हैं गुड लिसनिंग के जिससे आप गुड लिसनर बन सकते हैं। इन प्रिंसिपल को यदि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो चलिए इन प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग का, अटेंशन। फोकस फुली ऑन द स्पीकर विदाउट डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन। तो आपको अटेंशन रहना चाहिए किस पे? फुली ऑन स्पीकर, यानी कि स्पीकर पे आपका फोकस होना चाहिए, एकदम फुली फोकस होना चाहिए विदाउट डिस्ट्रैक्शन, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए जब कोई स्पीकर बोल रहा है। तो फुली कंसंट्रेशन के साथ आपको स्पीकर पे फोकस करना है और कोई इंटरप्शन भी नहीं करना है, यानी कि आप स्पीकर जब बोल रहा है तो आपको बीच में उसे रोकना नहीं है। ये सारे प्रिंसिपल हैं गुड लिसनिंग के जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो आपको ना ही इंटरप्ट करना है, डोंट इंटरप्ट द स्पीकर, यानी कि स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना है जब वो बोल रहा हो तो, और डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है, यानी कि कहीं और इधर उधर ध्यान नहीं रखना है, फुली फोकस करना है स्पीकर पे। तो ये पहला प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग का, अटेंशन, सावधान रहना है। दूसरा प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग का, एम्पैथी। तो इसमें क्या है? टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मैसेज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ऐसी एम्पैथी रखनी है कि आप स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस मैसेज को समझ सकें। टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मैसेज फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उस मैसेज को समझ सकें, यानी कि स्पीकर कहना क्या चाहता है उसकी उसकी बातों को उसी की भाषा में समझने की कोशिश करिए, ये होती है एम्पैथी। तीसरा प्रिंसिपल है गुड लिसनिंग का, ओपन मिसअंडरस्टैंडिंग, ओपन माइंडेडनेस। Be open to new ideas and perspective, avoiding prejudgment or bias. तो be open to new ideas and perspective, avoiding prejudgment और bias, यानी कि आपको open to new ideas रहना है और perspective, और prejudgment और bias को अवॉइड करना है, यानी कि कोई जजमेंट नहीं देनी है स्पीकर को। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको लिसनिंग के दौरान, यानी कि आप जब सुन रहे हो तो। इसके बाद है पेशेंस, अलाउ द स्पीकर टू फिनिश देयर थॉट्स विदाउट रशिंग टू रिस्पॉन्ड, यानी कि आपको स्पीकर को अलाउ करना, यानी कि उसे उसकी बात को ख़त्म करने का मौका देने चाहिए। देयर थॉट्स विदाउट रशिंग टू रिस्पॉन्ड, यानी कि
उसके बोलने से पहले आपको उसके बातों खत्म होने से पहले आपको बीच में नहीं बोलना है, आपको पेशेंस रखना है। अलाउ द स्पीकर टू फिनिश देयर थॉट्स विदाउट रशिंग टू रिस्पॉन्ड, यानी कि आपको पहले ही रिस्पॉन्ड नहीं देना है, उसकी अपनी बातों को कंप्लीट फिनिश करने की मौका देना है पूरा। चौथा है क्लैरिफिकेशन, आस्क क्वेश्चंस और फीडबैक और प्रोवाइड फीडबैक टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। तो क्लैरिफिकेशन में क्या होता है, क्वेश्चन आप आस्क कर सकते हैं स्पीकर से एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि आप जो मैसेज समझे हैं उसे फीडबैक देना है ताकि आप इंश्योर हो सके कि आपने वो बात सही समझी है जो स्पीकर करना चाह रहा होगा। तो क्लैरिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुड लिसनर के लिए। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं उसे स्पीकर को। तो ये सारी चीज़ें आती हैं क्लैरिफिकेशन में। इसके बाद 6 है नॉन वर्बल फीडबैक। तो नॉन वर्बल फीडबैक यानी कि बिना बोले कैसे फीडबैक होगा, यूज नोट्स, स्माइल्स एंड आई कॉन्टेक्ट टू सिग्नल एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आप बिना बोले भी फीडबैक दे सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है गुड लिसनर्स के लिए। यानी कि नोट्स, स्माइल्स और आई कांटेक्ट के जरिए आप स्पीकर को सिग्नल दे सकते हैं कि आप एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं उसकी बात को। ये भी एक नॉन वर्बल फीडबैक का लाएगा। लास्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, इलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन सच एज फोन्स, बैकग्राउंड नॉइज एंड मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, यानी कि कन्वर्सेशन के दौरान आपको मोबाइल फोन्स, बैकग्राउंड नॉइज और मल्टीटास्किंग यानी कि कोई और काम, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें और आप गुड लिसनर बन सके। तो ये हैं प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग। तो चलिए एक बार फिर से शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग को समझते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है अटेंशन। जब आप किसी को सुन रहे हो तो अपना फुल फोकस स्पीकर पर रखिए, डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखिए और इंटरप्शन से बचिए। दूसरा प्रिंसिपल है एम्पैथी, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये आपको स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मैसेज समझाने में हेल्प करता है। अगर आप उसके नज़रिए से बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बेटर कनेक्ट कर पाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल है ओपन माइंडनेस। लिसनिंग तभी इफेक्टिव होती है जब हम नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव के लिए अपना माइंड ओपन रखते हैं और बिना किसी प्रीजजमेंट के बात को सुनते हैं। चौथा प्रिंसिपल है पेशेंस। कई बार हम जल्दी में हम होते हैं और स्पीकर की बात को कंप्लीट होने से पहले ही रिस्पॉन्स कर देते हैं। लिसनिंग की यही आर्ट है कि हम पेशेंस रखें और स्पीकर को अपने थॉट्स फिनिश करने दें। पांचवा प्रिंसिपल है क्लैरिफिकेशन। अगर आपको किसी बात में क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिफिकेशन जरूर मांगिए। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं ताकि मैसेज प्रॉपरली समझ में आए। छठा प्रिंसिपल है नॉन वर्बल फीडबैक। जैसे कि हम गेस्चर, नोडिंग, स्माइल या आई कांटेक्ट के थ्रू सिग्नल देते हैं कि हम एक्टिवली सुन रहे हैं। ये क्यूज स्पीकर को फील करवाते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं। और लास्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। लिसनिंग का आर्ट तभी डेवलप होगा जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे, जैसे मोबाइल फोन्स, बैकग्राउंड नॉइज या मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 यूनिट 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट 1 ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यानी कि चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप। रिटन कम्युनिकेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप इस वीडियो के लेक्चर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।